अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 8th और लास्ट पार्ट है ये। 7th जो लेक्चर था हमारा, उसकी कंक्लूजन हमने जहाँ पे की थी वो ये थी कि बनी इसराइल जो थी वो पूरे यूरोप और पूरी दुनिया के अंदर एक महकूम कौम होकर रह गई बिल्कुल। और जहाँ गए हैं ये छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर, कॉलोनीज़ के अंदर थे। और आप पूरी तारीख देखें तो यूरोप ने इनको बहुत बहुत अजियतें दी हुई हैं, बहुत मारा हुआ है। और उनके नज़दीक इनको मारना, इनको अजियत देना जो था, दैट इज़ पार्ट ऑफ द रिलीजन। बिकॉज उनके नज़दीक खुदा के बेटे को अगर सुली दी किसी ने तो किसने दी? इन्होंने दी थी। तो लिहाजा दे डिज़र्व इट। उनका ये पार्ट ऑफ रिलीजन था ये वाला कि यहूदियों के साथ नफ़रत, और उनको ना शहरों में रहने की इजाज़त, गेटोज़ में रहते थे। कितने कितने दफ़ा हुआ है कि पूरे यूरोप के अंदर इनका खून बहाया गया। मिसाल के तौर पे ये कि जब ब्लैक डेथ आई थी तो यूरोप के अंदर, जिसके बारे में आता है कि 33% ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन थी वो मर गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो उसके बारे में भी और तो कुछ समझ लग रही नहीं लग रही। साइंटिस्ट तो अभी ये लोग थे नहीं, यूरोपियन पावर्स। साइंस का इल्म और ये जो समझ थी ना, ये मुसलमानों की दुनिया को दिया हुआ तोहफ़ा है। कि एक होता है कि बैठ के आप फ़लसफ़ा मारें कि ये जो है ना, असल में जो सितारे नज़र आ रहे हैं वो ये है, कोई भी फ़लसफ़ा मार दें आप। और असल में जो बीमारी होती है ना वो यूँ होती है, या जो रोशनी होती है ना वो हमें यूँ नज़र आ रही होती है, हमारी आँख किस तरह काम कर रही होती है। जो बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस है, ये समझ, ये अकल जो है, ये मुसलमान साइंसदानों ने दी थी कि हवा में तीर नहीं चलाने होते, बल्कि साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए बात का कि अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या एविडेंस बनता है, उसका प्रूफ क्या बनता है बात का। सिर्फ ये कहते रहना कि मुझे लग रहा है कि ये ऐसे है, ये हमेशा से ऐसे ही है, ये फलानी चीज़ यूँ होती है, या ये कि जो मैटर है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये पुराना फ़लसफ़ा होता था। नहीं, उसके बाद फ़लसफ़े बिल्कुल चेंज हो गए, थॉट्स बिल्कुल चेंज हो गई। तो लिहाजा जो फ़लसफ़ा था ना, क्योंकि दुनिया में डोमिनेट फ़लसफ़ा करता था, फ़िलासफ़ी करती थी, चाहे वो इंडिया हो, पुराना वहाँ के जो फ़लसफ़े पाए जाते थे, चाहे वो ग्रीक फ़लसफ़े थे, रोमन्स ने उसको लेके चले, जहाँ कहीं भी फ़लसफ़े होते थे, फ़लसफ़ा जो होता है वो बैक्ड बाय साइंटिफिक ओपिनियन नहीं होता। वो उसके बारे में बस हो सकता है कि आपने एक बात इस्टेब्लिश कर ली। तो मुसलमानों ने फ़लसफ़ा भी रखा, फ़लसफ़े को रद्द नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल जो है वो साइंटिफिक एविडेंस और साइंटिफिक बातों को बराबर लेके आए थे। यूरोप अभी इस गुमराही में था अभी फ़िलहाल। तो उन्होंने कह दिया ब्लैक डेथ क्यों आई है, ये इन मनूसों की वजह से आई है, बस यहूदियों के होने की वजह से। तो लिहाजा इसका हल कोई नहीं है कि इनको ज़िंदा जलाया जाएगा, जो इसका कॉज है इनको ज़िंदा जलाया जाए। तो इस तरह बहुत जुल्म खाया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने फिर आपको एक बात बताई थी कि एक इंस्टीट्यूशन, एक फैकल्टी के तौर के ऊपर उन्होंने क्रिएट किया था, और वो क्रिएट किया था उन्होंने यूरोप में, ख़ास तौर पे इटली के अंदर, जिसको आजकल के हम लोग मॉडर्न बैंक्स कहते हैं। और मॉडर्न बैंक्स के आजकल के रिलेशनशिप क्या थी वो मैंने आपको सारी बताई थी कि मनी ट्रांसफ़र करनी है, उसके अंदर वो फैसिलिटेट करेंगे, मनी को लेंड करेंगे, वो करते रहेंगे। तो ये तो हो गया कि उन्होंने आपको सूद के ऊपर और बैंक की शक्ल के अंदर पैसे दे दिए। लेकिन ओवर द ईयर्स उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि असल पैसा हमारे पास रहता है, लोग तो सिर्फ हमारे कागज़ लेके फिर रहे होते हैं कि फ़लाने के इतने पैसे मेरे इसके पास है, मेरे इतने पैसे इसके पास है। तो वाई नॉट कुछ फेक कागज़ जनरेट कर लेते हैं हम लोग। मैंने लिखना ही है ना, मेरा कहना काफ़ी है। तो लिहाजा मैं एक बैंकर हूँ, तो मैंने एक लेटर के ऊपर मोहर लगा के सील करके दे दिया, और ये इतने पैसे इसको लेंड करता हूँ। मैंने कौन सा एक्चुअली लेंड करने हैं उससे पैसे, मैंने तो सिर्फ कागज़ पे लिख के दे देना है कि मैंने उसको इतने पैसे लेंड कर दिया। तो सिर्फ कागज़ जाएगा, असल एसेट कहीं मूव नहीं हो रहा, असल एसेट नहीं मूव हो रहा कहीं भी, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इससे उन्होंने मनी मेकिंग मशीन बना लिया अपने आप को, कि पैसा नहीं भी है ना, सिर्फ उनका लिख दिया ना, और वो मार्केट में रोटेट हो रहा है। तो उससे आहिस्ता तक करके तमाम कारोबार जो हैं वो यूरोप के अंदर वो इनके लोन से ज़रिए बढ़ना शुरू हो गए, इनके लोन का शिकार होना शुरू हो गए आहिस्ता तक करके जितने भी कारोबार था यूरोप के अंदर। और वो बात आगे बढ़ती रही, तो नॉट जस्ट कारोबार, बल्कि जो कई कई रियासतें थीं वो बैंक के लोन्स के अंदर जाने शुरू हो गए। ये बात समझने वाली जो है वो बहुत आसान है मेरे और आपके लिए, कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक तरफ कहते हैं हुकूमत के पास पैसा नहीं है, टैक्स कलेक्ट नहीं होता, तो इतना पैसा कैसे लग रहा होता है। अभी पिछला वीकेंड देख लें आपके, अगर
वो बनाई जा रही है, बसंत बनाई जा रही है, तो इतना लेविशली स्पेंडिंग कहाँ से हो रही है जब एक तरफ कहा जाता है कि पैसे नहीं है हमारे पास। मिसाल के तौर पे इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया कि वो सेहत कार्ड दे दिए, तो अगली गवर्नमेंट ने आके कह दिया कि भाई रियासत के पास पैसे नहीं है सेहत कार्ड को करने के लिए, लोग जाके अस्पतालों में इलाज करवाएंगे, 10 लाख का बिल भरेगा कौन, हमारे पास नहीं है पैसे, तो उसको कह दिया, कैंसिल करवा दिया। वो बात भी ठीक है, उसमें भी कोई शक नहीं है कि वो पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलैरिटी स्टंट के लिए एकदम से पूरे मुल्क के अंदर वो कार्ड दे दिए, सेहत कार्ड। यही बात, आम बंदे ने तो खुश होना था, आम बंदे ने तो, आप जाके लाहौर में पूछे लोग कितने पागल हुए होंगे, बल्कि यहाँ से कितने लोग गए हैं बसंत बनाने के लिए, आम बंदा तो वहाँ पे भी बहुत खुश हुआ होगा कि चलो शुक्र है इतने सालों के बाद जाके हम बसंत बना रहे हैं। और 2 अरब का खर्चा हुआ है माशाल्लाह, भाई पैसा देखें आप, 2 अरब इतने लोगों ने खरीदा है। और ख़रीदा भी क्या है, ये गुड्डे डोर और बस ये चीज़ें ही। 1-1 करोड़ का लाहौर के अंदर एक जो छत होती है वो बुक होती नहीं है। कमाल है, देखें आप ना, कमाल है, 1 करोड़ का। इधर हम यहाँ पे रमज़ान राशन मांगते फिर रहे हैं, तो वो हमारे पास मुश्किल से 9,000 रुपये भी जमा हो रहे हैं एक राशन के लिए कि हाँ बड़ा मुश्किल है, बड़ी तंगी है, उसना करके। मैं लाहौर गया हूँ आजकल, तो करने का गया हूँ वो एक अलग बात है। तो बहरहाल मैं आपको जो पॉइंट कहना चाह रहा था वो ये है कि रियासत पे करती क्या है, पैसे कहाँ से आते हैं, वो आराम से बैंकों से लोन लेते रहते हैं, आराम से बैंक से लोन ले लेते हैं। ये सड़क बनाने की कोई मसला नहीं है, इतना लोन ले लें आप उनसे, हमसे इतने सूद पे वापस कर देना। इनको क्या फ़िक्र होती है, क्योंकि इन्होंने कौन से वापस करने होते हैं ज़ाती तौर पे, तो वो एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह यूरोप की सारी बड़ी ताकतें और उसी के साथ साथ कारोबार जो थे वो यहूदी इस लॉबी के अंदर, पैसे की लॉबी के अंदर आते रहे, फंसते रहे। फिर मैंने आपको एक बात पैरेलल बताई थी कि वो जो बनी इसराइल ने इनहेरिट किया था, वो उस दौर में, शायद पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर हमने जिक्र किया था, जब वो मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जिक्र हो रहा था, तो इन्होंने एक चीज़ को लेके आए थे अपने साथ, वो था कि जादू का इल्म जो था इनका, अल्लाह ताला ने मल्टीपल सोर्सेज से उसको नलिफाई करने की कोशिश की थी। वो गाय की कुर्बानी दोगे तुम, अच्छा गाय कैसी होनी चाहिए, गाय उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने पिक किया जो उनके सबसे बड़ी मुकद्दस गाय थी उनके लिए, उसको अल्लाह ताला ने पिक किया, उसको कुर्बान करोगे तुम। तो वो एक चीज़ वहाँ से इनहेरिट करके दिल से निकला नहीं था, दिल से निकली नहीं थी उसकी जो है ना बशर की मोहब्बत, जिसना अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर भी कहा हुआ है। फिर उसके बाद उसी को आगे लेके चलते हैं, तो यही कौम है जिनके ऊपर फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौर आया था, तो उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शयातीन से जादू सीखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू जो था, जब उनको मालूम हुआ कि ये तो बाकायदा लिख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं और उसके ऊपर एक दूसरे का इल्म फैला रहे हैं वाला, उन्होंने सब कुछ जमा करवा के अपने तख्त के नीचे दबा दिया। और उसके बाद क्या होता है कि वक्त गुजर जाता है, वो जेरूसलम जब गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये बनी इसराइल चली जाएगी। तो बाबुल में हारूत और मारूत वाला जो वाक़या था, वहाँ से इन्होंने, ये नहीं कि कहने का मतलब ये मेरा कि सब इल्म जो है वो इनके पास, इस कौम के पास जमा होते जा रहे थे। तमाम शैतानी इल्म जो जादू और ये होता है सैटेनिक नॉलेज है, वो सारा इनके पास जमा होता जा रहा था। इवेंचुअली वो खोया था कहाँ पे जाके, जेरूसलम के अंदर खोया था। तो मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जब क्रूसेड्स हुए थे, सलीबी जंगें हुई थी, तो वहाँ से एक सीक्रेट ऑर्डर बना था नाइट टेम्पलर्स का, वो बट कन्वर्ट होता है फिर फ्री मेसन्स में, वो फिर उसकी एक और ब्रांच आउट होती है इल्यूमिनाटी के नाम से। और मैंने आपको ये बताई थी बनी इसराइल का से ताल्लुक़ नहीं है, अभी इन सोसाइटीज़ का बनी इसराइल से ताल्लुक़ नहीं है, ये सोसाइटीज़ एक अलग सोसाइटीज़ है। हाँ, वो इल्म उन्होंने वहीं से पकड़ा जो वो उनकी कहीं खो गए थे, और उसी के अंदर स्क्रिप्चर्स के अंदर सब चीज़ें दब गई थी, वहाँ पे पकड़ा वहीं से। लेकिन जो अभी लीड कर रहे हैं ना, वो बहुत ही एथियस्ट किस्म के, या एथियस्ट भी नहीं कहना चाहिए, बहुत ही गलत तसव्वुर वाले जो क्रिश्चियंस थे वो थे। अब इसके अंदर होता क्या है कि शायद मुझे नहीं याद पड़ा कि मैंने पहले यहाँ पे आप लोगों की क्लास में जिक्र किया कि नहीं किया, लेकिन इत्तफाक से पिछले 2-3 मौक़ों के ऊपर ना एक ही मौजू पैरेलल चलता रहा, तो हो सकता है मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, तो मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ। जादू जो है वो एम ही नहीं हो सकता। क्या आपको कहे, बंदा कहे कि यार मैं भी जना जादू करता हूँ, तो जैसा चीज़ें सुनते हैं ना कि जी 40 दिन का चिल्ला होगा या फलाना करना पड़ेगा, तो बस वो ऐसे नहीं होता कि मुँह उठा के हमने करना शुरू कर दिया और मैं बड़ा अच्छा मुसलमान भी रहूँगा और मैं जादू भी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने अगर उसको कुफ्र से ताबीर दिया है, तो आखिर ऐसी क्या वजह है। वलाकिन शयातीन कफरू, अल्लाह ताला ने कहा था जब यहूदियों ने कहा कि सुलेमान हाँ वो तो जादूगर थे, वो जादू की वजह से उनकी सल्तनत कायम थी, इतनी मैग्निफिसेंट सल्तनत। तो
अल्लाह ताला ने कहा था वमा कफ़र सुलेमान ने हरगिज़ कुफ़र नहीं किया था, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू, वो शयातीन थे जो कुफ़र कर रहे थे। युअल्लिमून अन्नास सहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। तो सहर को, जादूगरी को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कुफ़र कहा है, डायरेक्ट कुफ़र कहा है। फिर मैंने ये बात भी आपके आगे बताई हुई है कि शायद सीरा के अंदर हमने बात की थी, हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि कोई एक शख्स कभी किसी काहन के पास, किसी फॉर्चून टेलर के पास जाता है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बस वैसे ही तजस्सुस है मुझे और तो कुछ नहीं, बस शुगर लगा रहे हैं हम लोग, तो हम तो सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं। चाहे वो हाथों की लकीरें चेक करवाता है, चाहे वो अपना हॉरोस्कोप चेक करवाता है, कोई भी चीज़ जिससे मुस्तकबिल की लक के बारे में मालूम कर सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तरफ से इतनी नाराज़गी होती है कि 40 दिन तक की अल्लाह ताला उसकी नमाज़ें कबूल नहीं करते हैं। और फजीद एक और हदीस में फरमाया कि अगर कोई शख्स उनमें से किसी एक बात का यकीन भी कर लेना, दिल में बात बैठ गई, हाँ यार ये ऐसा उसमें आया था कि होगा, और फ़र्ज़ करें 2 दिन के बाद वो चीज़ हो गई, अल्लाह ने आज़माया आपको और हो गया वो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने कुफ़र किया उसका जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ था। लगा रहे अपने आप को समझता रहे कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन अगर वो इन चक्रों में पड़ गया तो उसका ये हाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, मन अल्लाह का तमीमतन फ़क़द अशरक, जिस किसी ने तावीज़ बांधा उसने शिरक किया, उसने शिरक किया, डायरेक्ट शिरक किया, यानी कि हल्की फुल्की बात नहीं बात हो रही, डायरेक्ट शिरक किया उसने। तो ये उस कैटेगरी का वो है। अब कोई बंदा अगर जादू या इसके अंदर पढ़ना चाहता है तो बेसिकली आपको शयातीन के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, शयातीनों को खुश करना पड़ता है, नजासत की हालत में रहना पड़ेगा, ना हक कत्ल करना पड़ेगा, गलत हराम चीज़ खानी पड़ेगी, कोई ना कोई उल्टा काम करना पड़ेगा आपको, जब तक शयातीन जैसे जैसे आपके साथ डिमांड कर रहे होते हैं। हाँ, जब वो उनका मुआहदा हो जाता है वो 40 दिन का कि ठीक है अब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा और मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा, और तुमने बस गुनाह की ज़िंदगी गुजारनी है, तुमने नाफरमानी की, तुमने गुनाह की ज़िंदगी गुजारनी है। ये प्राइमरी फार्मूला ये होता है, मेन फार्मूला ये होता है वाला। अब इनका ये जो ऑर्डर बना था शुरू में नाइट टेम्पलर्स का और फ्री मेसन्स का, ये तो इन्होंने भी अब शयातीन को खुश करने के लिए ये वहाँ से उस दौर में इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को अडॉप्ट किया था। इन्होंने सूद के अंदर तो ये वैसे मुलव्वस थे ही थे, उसके अलावा डेविल वर्शिप भी इन्होंने करनी शुरू की थी और हर तरह का अपने सीक्रेट रिचुअल्स बनाने शुरू किए थे। फिर इवेंचुअली ये होता है कि दुनिया का पहला फ्री मेसन कंट्री जो होता है वो वजूद में आएगा। 1776 के अंदर इल्यूमिनाटी भी क्रिएट होता है और अमेरिका भी क्रिएट होगा। अब उसके बाद हमने आगे चलते हैं तो इसी सदी के अंदर 1889 यानी कि 13 साल के बाद फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन आएगा और वो बहुत ही बुरा हाल होता है वहाँ पे, गुर्बत का बुरा हाल, और 10 साल उन्होंने बहुत ही जुल्म के गुजारे। बादशाह जो थे उनका जुल्म, महंगाई हद से ज़्यादा, चर्च की पावर और वो सब कुछ, इवेंचुअली इसको बोलते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 से 1799 तक रहती है वो, ठीक है, ये 10 साल जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। इस रेवोल्यूशन के दौरान क्या होता है कि जो सपोर्टर्स थे उनमें से, अवाम थी उनमें से, बहुत सारे फ्री मेसन स्कॉलर्स थे, बहुत सारे लोग थे जो वो आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे जो फ्री मेसन्स की थी आइडियोलॉजी, और वो इवेंचुअली कामयाब हो जाते हैं। वो और बात है कि उनके अपने साथियों में से, साथ देने वालों में से एक बंदा था जो नेपोलियन बोनापार्ट था, और वो फिर अपना एम्पायर खड़ा कर लेता है, उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इतने टाइम के अंदर ना ये फ्री मेसन्स भी और ये सारी जो है ना ये बिल्कुल ओवर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं। इतनी लंबी जंगें और बिल्कुल एग्जॉस्ट करके रख लिया इसने। इंडिया पाकिस्तान का अभी जो मई के अंदर वाक़या हुआ था तो उसके अंदर ये क्या बात थी कि असल में अंदर की कहानी क्या थी, बहुत अच्छा हुआ सीज़ फायर हो गया है, क्योंकि हम कोई 5-6 दिन से आगे नहीं लड़ सकते इंडिया के साथ। ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपका जो स्टॉक है ना वो ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा आपके पास चीज़ों के लिए, फिर आप क्या करेंगे। तो हमारे पास तो वैसे भी बहुत शॉर्ट रन होता है, इसलिए आप देखें हमने कभी भी इंडिया के साथ कोई लंबी जंग नहीं की। हम बड़ी जल्दी जो है ना आ जाते हैं कि ठीक है अगली दफ़ा देख लेंगे तुम्हें, हम बहुत जल्दी उस चीज़ पे आ जाते हैं। हाँ, उससे अच्छी हिकमत अमली कि यार लड़ो ही ना, फिर उससे ज़्यादा अच्छी हिकमत अमली ये है कि यार लड़ो ही ना, मसले को हल करवा लो, मसले को, बेसिक मसले को हल करो। ठीक है, ये भी इसका मौजू नहीं है, लेकिन
आइंदा चलते हैं। समझदारी असल में यही है कि आप अपने मसाइल को हल करें, ना कि नस्ल दर नस्ल एक खाम खा एक जना इशू को लेके आगे चलते रहें। एनीवे, आगे वापस हम चलते हैं इसकी तरफ। तो जब ये ओवर स्ट्रेच, ओवर एग्जॉस्ट हो चुके थे, और नेपोलियन के बारे में अगर आप पढ़ें ना, तो उसने मैग्निफिसेंट किस्म की जो है विक्ट्रीज हासिल की थी। इनके पास कमी हो गई थी रिसोर्सेज की, तो इनको हेल्प मिलती है एक ज्यूइश बैंकर से। जो जर्मन स्टेट था उसका रूलर जो था, उसका फाइनेंशियल एडवाइस था एम्शल रॉथस्चाइल्ड, उसकी तरफ से इनको हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलेगी? वो कहता है पैसों की ज़रूरत है, कोई मसला नहीं है, मैं प्रोवाइड करता हूँ पैसे आपको, आपको इस जंग के अंदर हम आपको पैसे देते हैं। और उसने कौन से पैसे देने थे? उसने तो सिर्फ अपने लेटर्स जारी करने थे उसने। और उसने पूरी अपने जूइश बैंकर फ्रेटर्निटी को कह दिया, ये सेंचुरी का मौका हमें मिला, एक हमें 100 सालों में, शायद 1000 सालों में बल्कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अपने ऊपर जो हमने जिल्लत की हुई थी ना, उसके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाओ इनके ऊपर, जितना ये लोन मांगते हैं मांगो। और इवेंचुअली क्या होता है कि नेपोलियन जो है वो बिल आखिर डिफीट हो जाता है। जब नेपोलियन डिफीट हुआ तो कामयाब कौन हो गए? वो लोग जो फ्री मेसन्स थे, और फ्री मेसन्स हो चुके हैं अब उल्टा लोन में आ चुके हैं जूइश बैंकर्स के। तो यहाँ से इन्होंने फिर अपनी पेनिट्रेशन शुरू की। अच्छा ठीक है, फ़लाना लोन वो कैसे उतरेगा? हाँ, वो जो फ़लाना आपके मुल्क के अंदर फ़लाना एसेट है ना, वो आप हमारे हवाले कर दो। बहुत आसान हल है। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बदमाशी से क्या किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया सिरे से और कह दिया वेनेजुएला के अंदर अब सिर्फ सामान जाएगा अमेरिका से, और वेनेजुएला जो है वो सिर्फ बेच सकता है हमारे ज़रिए से। ये बदमाशी। तो इस तरह का काम कर लिया कि ठीक है, आपकी जो नेचुरल एसेट्स हैं हमारे हवाले करना शुरू हो जाए, जैसे आम बैंक्स करते हैं। पाकिस्तान के कितने लोन हमारे हैं जो कि मोटरवे हमने बनाई थी, हमारे पैसों से बनी थी, लेकिन अच्छा वो लोन तो नहीं उतार सकते, ये मोटरवे जो है ना इसको आप प्लेज कर लेते हैं, ठीक है, या मोटरवे आपकी हो गई है, एयरपोर्ट आपका हो गया, फलानी चीज़ आपकी हो गई, इस तरह प्लेजिंग होती है। अच्छा ऐसा है कि हमारा फलाना जो है ना उसके साथ फलाने प्रिंसेस की शादी करवा दो आप। तो इस तरह इनकी पेनिट्रेशन जो है वो रॉयल फैमिलीज़ में होनी शुरू हो गई। दिस वॉज द मोमेंट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दो चीज़ें मेजर चेंज हुई। एक, दुनिया के अंदर आ गया सेकुलरिज्म, इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये तसव्वुर, ये सोच, ये कॉन्सेप्ट कि एक मुल्क, एक रियासत है, वो रन हो रही है और उसका कोई मज़हब नहीं होगा, लेकिन वो मज़हब के ख़िलाफ़ भी नहीं है, वो मज़हब के ख़िलाफ़ भी नहीं है। कैच क्या है उसके अंदर? उसके कवानीन जो होंगे ना वो इक्वालिटी की बेस पे होंगे। रिलीजन इररिस्पेक्टिव हो कि रिलीजन प्राइवेट मैटर है आपका। आप कोई भी इंसान जो है वो नमाज़ें पढ़ना चाहता है, 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े, लेकिन नमाज नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़े। आप कौन होते हैं उसको कुछ कहने वाले? मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो रोज़ा नहीं रखना चाह रहा, रमज़ान के आ रहे हैं, तो क्या ज़रूरत क्या पड़ी है ये रेस्टोरेंट्स बंद करने की, ये करने की? सब कुछ जो खाना चाह रहा है खाए, आप दूसरे को तंग ना करें, इंटरफेयर ना करें। तो ये कॉन्सेप्ट था सेकुलरिज्म का दुनिया के अंदर। इसको उन्होंने फ्रीमेसन ने प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि अब इनको टेक ओवर कर लिया है, हाईजैक कर लिया है जूइश बैंकिंग पावर्स ने, तो लिहाजा ये जो है अब वो उनकी मर्ज़ी जो है अब चलना शुरू होगी यहाँ पे। और अगले 100 साल के अंदर प्रीटी मच मोस्ट ऑफ यूरोपियन पावर जो हैं वो फ्री मेसन्स के बिल्कुल कह सकते हैं कि मुट्ठी के अंदर आनी शुरू हो गई। ये वो दौर भी है जब अंग्रेज़ पूरी दुनिया के ऊपर फैल गए थे, और फ्रेंच जो थे वो भी दुनिया के ऊपर फैले हुए थे, और स्पेनिश भी फैले हुए हैं, और कुछ जगहों पे डच भी फैले हुए हैं। अभी चंद आखिरी कॉलोनीज़ में से, आखिरी कब्ज़ों में से डच का वो रह गया है जो ग्रीनलैंड है, जिसके ऊपर ट्रंप ने कह दिया हमारा तो वक्ता पड़ गया सबको कि अल्लाह खैर यार, ये ट्रंप पता नहीं सुबह सुबह क्या क्या बातें कहना शुरू हो जाता है, और वो कहता भी धड़ल्ले से है। तो इसलिए वो लास्ट कॉलोनीज़ में से, बिल्कुल लास्ट कॉलोनीज़ में से। अच्छा, ब्रिटिश एम्पायर की जो वन ऑफ द लास्ट कॉलोनीज जो उन्होंने खाली की थी ना, वो हांगकांग था। अब आप में से कोई जो अगर 1000 साल पुराना है पैदा हुआ था ना, यानी कि कहने का मतलब पिछले मिलीनियम में 1999 के अंदर कोई पैदा हुआ था अगर, या उस वक्त कोई था अगर आप में से कोई, तो वो तब हांगकांग चाइना के हवाले हुआ था, उसको पार्शली फ्री किया गया था। वन ऑफ द लास्ट कॉलोनीज। हमारी जान छुट्टी थी 1947 के अंदर। वो और बात है कि कायदे आज़म को नहीं पता होगा कि हम मर मर के उधर ही वीज़ा लेना चाह रहे हैं, हम उधर के पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं। बेहतर होता है कि आप उसी का हिस्सा बनाए रखते हैं, हम ज़्यादा शायद खुश रहते हैं।
तो बहरहाल ये जो है ना पूरी दुनिया कॉलोनाइज हो रही है, लेकिन कॉलोनाइजेशन के बावजूद जो मुट्ठी है ना वो किसकी थी? यहूदियों की, वो यहूदियों की थी। यूरोपियन लिटरेचर के लिए, यूरोपियन पावर्स के लिए एक वर्ड उर्दू के अंदर यूज़ होता है फ्रंक का। ख़ास तौर पे ये मेनली यूज़ होता है ब्रिटिश पावर के लिए। वैसे ओवरऑल यूरोपियन पावर के लिए भी यूज़ हो सकता है और उसके लिए भी हो सकता है। वेस्टर्नाइज कल्चर, वेस्टर्नाइज सोच के लिए फ़रंगी लफ्ज़ यूज़ हो जाता है कि ये फ़रंगी सोच है, ये फ़रंगी है तो फलाना। तो इकबाल का जो शेर है उसके अंदर एक बहुत छोटे से मिसरे में उन्होंने एक पूरी बात समोई हुई है। फ़रंग की रगे जहाँ पंजा यहूद में है। फ़रंग की पूरी रगे जहाँ, जगुलर वेन जो है ना वो पंजा यहूद में फंसी हुई है। ये पूरी बात को ना समराइज़ करता है जो मैं आपको जब से क्लास स्टार्ट हुई है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो उनकी पावर्स के अंदर फंसे हुए थे। मुस्लिम दुनिया के अंदर ना तकरीबन हम सब के सब, पूरी मुस्लिम उम्मत जो है वो कॉलोनाइज हो चुकी है। पूरी मुस्लिम उम्मत जो है वो कॉलोनाइज हुई भी है। अगर हमारा कोई एक सिंबल था तो वो खिलाफत उस्मानिया था कि वो कुछ हद तक आज़ाद है, लेकिन वो पिछले पुराने मुआहिदों और उनकी वजह से वो भी फ्री मेसन्स के और बहुत सारे जो यूएस बैंकर्स थे उनके लोन्स के अंदर वो फंसी हुई थी। ज्यूज़ ने एक ख़ास वक्त जब गुजार लिया अपने पावर का और उसके अंदर, तो अब उनका अगला ख्वाब, अगली ख्वाहिश की तरफ वो लोग डाइवर्ट होते हैं और फोकस करते हैं। वो ये था कि ये वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने निकाल दिया था अर्ज़ मुक़द्दस से। ये मैंने बात आप लोगों को कुरान की आयत भी बताई थी, वह हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला ने इस बस्ती को, इस कौम के ऊपर अब हराम कर दिया, कभी नहीं लौट सकेंगे। तो साथ ही उसकी आयत का एक पार्ट है, नीचे आप देख लें इसे, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ल हदबिन यंसिलून। यहाँ तक कि याजूज माजूज को नहीं खोल दिया जाएगा। ये कौम हरगिज़ अब वापस नहीं जा सकती उस बस्ती में, यहाँ तक कि याजूज माजूज को खोल नहीं दिया जाएगा। तो ये वो वाला मौजू नहीं है, लेकिन मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही जो वेस्टर्न पावर्स हैं इन्हीं कौम में हैं याजूज माजूज। कोई ऐसी कौम नहीं है कोई अलग गार में छुपी हुई है, पहाड़ के पल्ली तरफ है, पता ही नहीं लग रहा कौन है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होंगे, कोई निकल आएंगे कहीं से, कोई अजीब सी मखलूक होगी। मेरी अपनी बिल्कुल एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है और उसमें सपोर्टिव बात के तौर के ऊपर ये बात, इकबाल का भी फ़लसफ़ा यही था, इकबाल की भी राय ये थी कि जब ये वर्ल्ड, जब कॉलोनाइजेशन थी और वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 थी, तब इकबाल ने भी ये फरमाया हुआ है बांगे दरा के अंदर, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये पूरा का पूरा इजहार था यूरोपियन पावर्स का जो पूरी दुनिया के ऊपर किस तरह से काबिज होके बैठे हुए थे, वर्चुअली या डायरेक्ट, दोनों तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और इसी ग्रुप के अंदर उनका एक जर्नलिस्ट था थियोडोर हर्जल। एक जर्नलिस्ट था, ये सहाफ़ी था, और जिस तरह सहाफ़ी होते हैं कि उनका वेल कनेक्टेड होते हैं। तो ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, वियना का रहने वाला था ये, और इसने एक सेकुलर माइंडेड यू था। इसने एक बुक लिखी थी ये वाली 1896 के अंदर, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगी द जूइश स्टेट, यहूदी रियासत, हमारी यहूदी रियासत। ये उसने उसका एक फ़लसफ़ा दिया था, और जब फ़लसफ़ा दिया उसने एक थ्योरी दी, एक ख्वाब का जिक्र किया, तो उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंशियल जूस थे और जो कॉर्पोरेशन थी सबको उसने फ्लोट की, किताब पढ़ें आप लोग। और फिर उसके बाद बुलाता है ये अगले साल इन सब को स्विट्ज़रलैंड का शहर बाज़ल, उसके अंदर, और 1897 के अंदर इनकी होती है वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस जो है ना, ये इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, वर्ल्ड ज़ायनिस्ट फाउंडेशन जो है ये कायम होती है उनकी। और उसके अंदर क्या होता है, ज़ायनिज़्म असल क्या है, ज़ाइन जो है वो एक पहाड़ का नाम है जो अर्ज़ मुक़द्दस के अंदर है। अर्ज़ मुक़द्दस किसके पास है? सल्तनत उस्मानिया के पास है। और यहूदियों को इस दौरान कभी दोबारा वहाँ पे एक आबाद होने का मौका नहीं मिल सका। आना जाना, ट्रैवल करना, कोई एक रेंट पे रह रहे, एक अलग बात है, रियासत की बात हो रही है। जैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, या जैसा मक्काबी सल्तनत उनको मिली थी, या उससे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से पहले जो उन्होंने 12 रियासतें बनाई थी, ये जो उनकी जो सिचुएशंस रही थी, ऐसा कभी दोबारा नहीं हुआ था।
इसने 200 के करीब बहुत बड़े बड़े तमाम जूइश बिग कॉरपोरेशंस के हेड को बुलाया, तमाम बड़े बड़े बिग कॉरपोरेशंस के हेड को बुलाया और उन सब के आगे अपनी ये बात रखी कि अब वक्त आ गया है कि अब हमने अपना जूइश स्टेट हासिल करना है। अब वी हैव इनफ इन्फ्लुएंस, इनफ पावर। और सब ने इसको एक तरह की करारदाद थी, उसको मंजूर किया। इसराइल का जो नक्शा था वो तय पाया कि ये होली लैंड के ऊपर होगा, और जो झंडा था वो भी तय पाया कि बिटवीन द रिवर नाइल और यूफ्रेटिस के दरमियान में हमारी जूइश रियासत कायम होगी, हमारी जूइश रियासत कायम होगी। और उसने इसको इतनी खुशी का इजहार किया कि उसने कहा कि आज बाजिल के शहर के अंदर आई हैव फाउंडेड द जूइश स्टेट, मैंने आज एक यहूदी रियासत बना ली है। इफ़ आई सेड दैट आउट लाउड टुडे, अगर मैं इसको एलानिया कहूँ ना, अभी कहना शुरू हो जाऊँ, प्रेस में पब्लिश करना शुरू हो जाऊँ, आई वुड बी आंसर्ड बाय यूनिवर्सल लाफ्टर, पूरी दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर। इफ़ नॉट इन 5 years, सर्टनली इन 50 years, एवरीवन विल नो इट। 5 साल में नहीं ना, 50 साल में देखना हो जाएगा मुमकिन। इट फेल्ट एज इफ द ग्रेट ड्रीम ऑफ आवर नेशन ऑफ 2000 years, बिकॉज 2000 साल इनको होने को आ रहे थे, इनको निकाला गया था जब जेरूसलम से ईसा अलैहिस्सलाम को रद्द करने के बाद। तो कैसे सहारा कैसे लिया जाएगा इनका, अल्लाह ताला ने इनको मौका क्या दिया था, हमने कुरान की आयत क्या डिस्कस की थी, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना ऐनमा सुकिफू, जहाँ कहीं होंगे ना ये रुसवाई रहेंगे। एक ऑप्शन क्या है इनके पास, हब्ल मिनल्लाह, अल्लाह की जो रस्सी है उसको थाम लें, इस्लाम कबूल करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें, तो अल्लाह ताला इनको दोबारा से इज़्ज़त अता करेगा, दुनिया में इनका मकाम होगा, ज़िल्लत हटेगी। या दूसरा क्या कहा था, वह हब्ल मिनन्नास, या ये किसी और कौम का सहारा पकड़ेंगे। ये वो बेल की मानद है कि खुद नहीं राइज कर सकता, क्रीपर की मानद है, खुद नहीं चढ़ सकता, किसी दरख्त के तने के सहारे इसको चढ़ना पड़ेगा, कोई दवार चाहिए इसे। तो जस्ट लाइक दैट इनको ये यूरोपियन पावर्स, याजूज माजूज और जो फ्री मेसन्स, ये लुमिनाटी, ये पावर्स इनको रिक्वायर्ड थी राइज अप करने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जाते हैं ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन कौन सा मुल्क था इस वक्त, ब्रिटेन वो था ग्रेट ब्रिटेन जिसकी पूरी दुनिया के ऊपर क्या कहा जाता था, द सन नेवर सेट्स ऑन इट, कभी भी सूरज गुरूब नहीं होता। हर वक्त इनकी रियासत कहीं ना कहीं दुनिया में कोई कॉलोनी होगी। 57 कॉलोनीज थी इनकी, 57 कॉलोनीज, जिनमें से सबसे क्राउन, सबसे बड़ा जो कॉलोनी थी वो इंडिया था, सबसे बड़ी कॉलोनी जो थी वो इंडिया था। इन्होंने जाके उससे बात की, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अब्दुल हमीद से बात कर लो, सुल्तान अब्दुल हमीद से बात कर लो, ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान है वो कहते हैं तो ठीक है। और ये देखें ब्रिटिश राइटर है एक, उसकी मैंने किताब का रेफरेंस लिया है कि यहाँ पर वो 6 दफ़ा उसने पर्सनली थियोडोर हर्जल ने विज़िट किया और सुल्तान अब्दुल हमीद को हर टाइप की चीज़ ऑफ़र की। उन्होंने कहा तुम्हें हम लोग नवाजेंगे पैसे से, सिर्फ़ और सिर्फ हमें वहाँ पर एक छोटा सा ऑटोनमस रियासत बनाने दो, एक छोटा सा स्टेट, ओवरऑल आप रखो अपने ऑटोमन एम्पायर के अंदर, लेकिन एक छोटी सी रियासत बनाने दो, सारे कर्जे माफ़ करवा देंगे आपके, यूरोपियन पावर्स आपको गले लगाएंगी, सिर्फ इतनी सी चीज़। और इसने कभी भी नहीं माना। उसने कहा जब मेरी रियासत ख़त्म कर दोगे ना, क्योंकि ये इन दोनों के बारे में है तो इसलिए मल्टीपल स्टोरीज़ क्या आती हैं कि थियोडोर हर्जल ने कहा इफ़ यू कैन नॉट बाई इट विद मनी देन वी विल टेक इट फॉर फ्री, अगर हम पैसे से ना ख़रीद सके ना इसे, अब हम देखना फ्री ले लेंगे तुमसे ये। और उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जाके ऑटोमन एम्पायर ख़त्म, और जिसने बगावत की थी, हेल्प किया था, उन सब को खुश करने के लिए मुल्क दे दिए गए, ये तुम्हारे लिए इराक़ है, अच्छा तुम बहुत अच्छा तुमने काम किया था, ईरान वाला पार्ट तुम रख लो, अच्छा तुम भी कुवैत ले लो, यूएई के लिए, पहले तो खैर अरब स्टेट्स होते थे यहाँ पे, यूएई तो 71 में बना था इटसेल्फ, सऊदी अरब का मुल्क बन गया, बंदे के नाम के ऊपर मुल्क बन गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, तमाम जिस जो बागी थे ना सबको उन्होंने बांट के खुश कर दिया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब होती है तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या चीज़ सामने आ जाती है कि ओहो बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ तो बहुत दुनिया ने जुल्म किया, तो लिहाजा एक चीज़ है, सिर्फ हमारा एक होमलैंड होना चाहिए, हमारा एक अपनी रियासत होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल रियासत डिज़र्व करते हैं। तो जुल्म किसने किया है, जर्मनी ने किया है, तो ठीक है जर्मनी के अंदर जर्मनी इनके वाले कर देते हैं, नहीं, बेचारे फ़लस्तीनियों की कमबख्ती आनी शुरू हो गई और वहाँ पे इन्होंने इसराइल की रियासत बना ली।
और इसराइल की रियासत कब बनाई इन्होंने? साल कौन सा बनता है? 1897। 1897 के अंदर थियोडोर हर्जल ने ये बात कही थी ना कि 50 सालों में देख लेना। अब 1897 के अंदर आप 50 ऐड करें तो साल कौन सा बनेगा? 1947 का बनेगा। और 1947 के अंदर यूएन ने पार्टीशन कर दिया कि ठीक है, फ़लस्तीनियों को एक हिस्सा मिल जाएगा और एक इसराइलियों को हिस्सा मिल जाएगा। इसकी डिटेल एक अलग है, वो एक अलग सीरीज़ भी है, इसके ऊपर खैर मैंने बहुत टॉपिक्स किए हुए हैं। मेरे ख्याल में कोई 150 के करीब मैं इसके ऊपर लेक्चर्स दे चुका हूँ डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर, छोटे छोटे सेटअप्स के अंदर, बड़ी जगहों के ऊपर भी, ताकि अवेयरनेस फैल सके मस्जिद अक्सा, गज़ा की इशू के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर। तो हम ये उसको नहीं डिस्कस कर रहे हम लोग। जब यहूदी रियासत बन गई, ये जो स्टेट बन गया ये वाला, तो उनका अगला जो इक़दाम था वो सिर्फ था कि उसको एक्सपैंड करना है, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट कि उन्होंने वहीं पे रहना है। उनके प्राइम एजेंडा का ये पार्ट है कि उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है, वो नील से लेके और यूफ्रेटस तक, जिसमें इस तमाम इलाके आ जाएंगे बीच में जितने भी आ रहे हैं, और ऊपर का सारा नॉर्थ ऑफ सऊदीया भी आ जाएगा, क्योंकि वो तमाम इलाके वो बाइबल की कोटेशन लेते हैं कि गॉड ने प्रॉमिस की थी ये जगह हमसे। तो नाइल से यूफ्रेटस जो है ना वो इराक में बहता है और नाइल इजिप्ट में बहता है, तो इनके दरमियान में जो भी आएगा ना ये हमारा होली लैंड है, ये हमारा होली लैंड है। हालांकि उनके अपने जो पुराने ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो इस बात को नहीं मानते थे। अजीब सी बात आपको लगेगी कि जब इसराइल वो बना रहे थे ना, तो जो रिलीजियस ज्यूज़ थे ना वो अपोज कर रहे थे कि इस तरह नहीं बन सकती रियासत। वो कहते हैं नहीं, पहले मसाया आएगा और वो हमें रियासत बना के देगा, हमने अपनी तरफ से नहीं स्टार्ट कर लेना। तो ये इन्होंने क्यों फिर भी बना ली रियासत? अगर रिलीजियस लोग कह रहे हैं कि ये नहीं करना, तो फिर एक रिलीजियस या जूइश रेसिस स्टेट क्यों बन गया? क्योंकि डोमिनेट जो इसराइल के अंदर या जो जूइश पावर्स के अंदर कर रहे हैं ना, वो ज्यूज़ ओवरऑल नहीं कर रहे, वो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं। और ये प्राइमरीली ये हैं वो जो यूरोपियन रेस है, ये कन्वर्टेड ज्यूज़ हैं, ना कि ये रेसिस ज्यूज़ हैं। अभी एक अलग बात है कि ये कब यूरोप के अंदर, ये कब एक ख़ास ग्रुप ने कबूल किए थे यहूदियत, और वो कहाँ से आए थे, और फिर अस्कनानी ज्यूज़ कौन होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है और उसकी अपनी डिटेल है, बहुत डिटेल है उसके अंदर। और उसके अंदर मैंने आपको याद होगा कि थ्योरीज बहुत सारी आ जाती हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि शुरू के लेक्चर्स के अंदर, दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको 10 लॉस्ट ट्राइब्स का जिक्र किया था, और मैंने उसके अंदर ये बात बताई थी कि अजीब अजीब फ़लसफ़े भी फिर उसके बाद निकल आए। तो इसलिए दो जो है ना रेसेस, उनके बारे में सिर्फ क्लैरिटी है, बाकी 10 और फिर जो नए लोग जिन्होंने कबूल कर लिया उनके बारे में वो कहाँ से आ गए, उनके बारे में बहुत अजीब अजीब थ्योरीज हैं, लेकिन उनको सबको हम छोड़ते हुए तो डोमिनेट ये कर रहा है सब कुछ। और जो उनके असल पावर का सरचश्मा था वो क्या था? फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल कंट्रोल दुनिया के ऊपर। इसको उन्होंने बना लिया ग्लोबलाइज इंस्टीट्यूट के तौर के ऊपर, कि अब दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म को हमने कैसे प्रमोट करवाना है, यूएन अदारा बना लिया, उसके ज़रिए हमने अब ये सूदी बैंक का लिए क्या करेंगे, हम वर्ल्ड बैंक बना लेंगे, हम IMF बना लेंगे। इसके ज़रिए हम लोग पूरी दुनिया के ऊपर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डिक्टेट करवा सकेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अरब ममालिक हो, सब इसी के ऊपर ही हैं। पिछले सबसे इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में से ना सबसे लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है ना वो मेरे ख्याल में फैटफ का होगा, कि जी फाइनेंशियल आप लोग सपोर्ट तो नहीं दे रहे कोई दहशतगर्दी को, टेररिज्म को, तो लिहाजा कोई दे रहा है ना तो ये जी ब्लैक लिस्ट कंट्री है, ये ग्रे लिस्ट कंट्री है, और हमारे लिए तो ग्रे लिस्ट से निकलना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो लिहाजा हम हर काम करेंगे कि वाइट लिस्ट में आ जाएं वापस, जिस तरह हमने किया था पिछले दौर हुकूमत के अंदर, ख़ासतौर पे इमरान खान का जो दौर था ये वाला, इसके अंदर हमने फैटफ को वाइट लिस्ट में आने के लिए हमने हर काम किया, चाहे उसका लॉन्ग टर्म जो मर्जी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा हो। यही हाल अरब ममालिक का भी है, तमाम मुसलमान ममालिक का है, कि ये फैटफ जो है ना वो उनके ऊपर एक जिस तरह एज़ के तलवार लटक रही है, IMF, वर्ल्ड बैंक और इनके ज़रिए। अच्छा, अब ये जो ग्लोबलाइज किस्म की जो दुनिया है ना, इसके अंदर जितनी भी आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी, जितनी भी आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी, वो आपको हर एक के बैक के ऊपर ना ये नज़र आएगा कि जूइश वर्ल्ड जूइश कॉर्पोरेशंस आ गए हैं। अभी जब ये 2023 के अंदर गज़ा वाला एक और एपिसोड हुई थी, वैसे बेचारों के साथ हर कुछ अरसे बाद होती थी, तो बहुत वन ऑफ द बेस्ट बॉयकॉट मुहिम चली थी,
ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड या पूरी दुनिया के अंदर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट चली थी। हमारे यहाँ कोई इतनी अच्छी नहीं चली। फिर भी हमारे यहाँ शायद ही कोई ब्रांड होगा जो आपने सुना हो कि वो वाइंड अप करने का सोच रहा है, वो नहीं कर रहे, वो हमारे ढीठ लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, फिर भी उनको इस चीज़ से नहीं फ़र्क पा रहा। मलेशिया के अंदर बहुत बेहतर बॉयकॉट हुआ था, टर्की के अंदर बहुत बेहतर बॉयकॉट हुआ था। अरब दुनिया का कोई हाल नहीं है, उनको इससे कोई चीज़ नहीं फ़र्क हो। वो बस ये देख रहे होते हैं कि यार हलाल हराम तो नहीं है ना, बस ये तो, पर क्यों आप कह रहे हो उसे, इनसेंसिटिव का होके। तो उसके दौरान जब आप लोगों ने लिस्ट देखी होगी, जब आपने लिस्ट देखी होगी तो कितने हुए होंगे यार, पीछे रह क्या जाता है, फिर पीछे रह क्या जाता है। ठीक है, जितनी दवाइयाँ आपने लेते हैं ना, घूम फिर के वो दवाइयाँ जो है ना, उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं की हैं, सारे पेटेंट्स उनके होंगे, ये इनका है, रिकॉर्डिंग हो रही है उनका है, कुछ पता नहीं जो माइक रिकॉर्ड हो रहा है वो भी उन्हीं का ही हो, कहीं ना कोई चीज़ उनकी हो। उसके अंदर करने वाला काम ये था कि वो चीज़ जो हमारी तरक्की में रुकावट हो सकती है ना, उस बॉयकॉट को अवॉइड करें। वो बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें अक्सर लोग कहते हैं कि बॉयकॉट करना है तो फिर करो ना, मोबाइल फ़ोन छोड़ दो, एंड्रॉयड छोड़ दो, आईफोन छोड़ दो। जाहिर बात है वो हम छोड़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता पीछे। तो लिहाजा वो बॉयकॉट जिसका हमें डायरेक्ट नुकसान होगा, ये तो नहीं होता हम कहते हैं कि हम F-16 नहीं लेते, वापस लो F-16, और फिर क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, तो इसलिए जो बॉयकॉट जो बेवकूफ़ी नहीं है ना, वो और बात है। और जो बॉयकॉट लग्जरी था आपका, खाना पीना, चिप्स और ये और साबुन और शैम्पू और ये वो चीज़ें, जिसके बहुत बेहतर अल्लाह का शुक्र है कि रिप्लेसमेंट्स हमारे सामने इन 2 सालों के अंदर आ भी गए हैं, वो बॉयकॉट आप करें। जो टेक्नोलॉजी का ये चीज़ों का बॉयकॉट है, इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी वर्ल्ड पावर्स है ना, इनके सब के हाथ में ये चीज़ है। नेक्स्ट फेज़ जब आएगा, वो नेक्स्ट फेज़ आता है जब इंटरनेट को, जो इंटरनेट में और आप यूज़ कर रहे होते हैं और उसके बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते हम लोग, एक लम्हा गुजारना मुसीबत हो जाते हैं। एतकाफ़ में भी सबसे बड़ा ख्याल यही आता है कि यार इंटरनेट का क्या होगा, फिर मोबाइल अलाउड है, मोबाइल अलाउड है, बस ठीक है, अब एतकाफ़ बहुत अच्छा जाएगा हमारा, बहुत अच्छा एतकाफ़ होगा। तो लिहाजा जो ये जो इंटरनेट है ना, जिसको पूरी दुनिया को ऐसा चस्का लग गया उसका, ये असल में ओरिजिनली क्या चीज़ थी है, ये डार्पा नेट था ना, एक अमेरिका की जो डिफेंस है उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था, उसको फिर आरपा कर दिया और फिर उसको इंटरनेट बना दिया। अब पूरी दुनिया के लिए पब्लिक हो गया इंटरनेट 1995 के टाइम के अंदर जाके। पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेट अवेलेबल था, मैंने 98 में सबसे पहले यूज़ किया था उसे। और उसके बाद आपको अच्छी तरह पता है कि इंटरनेट कैसे कैसे ऐसा से करके बढ़ता रहा। वक्त आता है 9/11 का। 9/11 इस हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट था कि एक एक्सक्यूज़ मिल गया था यूरोपियन पावर्स को कि एक अननोन एनिमी जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, दहशतगर्द, जिस मर्ज़ी को जहाँ मर्ज़ी रगड़ दो, जिस मर्ज़ी चीज़ को, तो लिहाजा दहशतगर्दी एक ऐसा एनिमी बना दिया उन्होंने, जिसके बारे में जॉर्ज बुश ने कहा था जब ये प्रेसिडेंट था। आप लोगों में से तो मैंने नहीं ख्याल कि किसी को देखी होगी चीज़ इस तरह। 5-6 दिन के बाद 9/11 के, उसका अपना क्लिप भी मौजूद है जब उसने ये बात बोली थी कि इसको उसने कहा था कि वॉर एंड टेरर को उसने क्रूसेड्स बोला था। उसने क्रूसेड कहा था कि ये सलीबी जंग है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका क्लिप अभी भी अवेलेबल है, मेरे पास खुद भी अवेलेबल है वो। तो यहाँ से ना उनको एक ऐसा ज़बरदस्त बहाना निकाल लिया, अख्तरा कर लिया उन्होंने कि वो कोई भी काम दुनिया में कर सकते हैं दहशतगर्दी के नाम के ऊपर। और यहाँ से इंडिया को भी मिल गया कि हाँ वाकई ये सबसे अच्छा कैच है। हम पाकिस्तान को भी हमेशा जलील कर सकते हैं ये कह के कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और कहीं पर दहशतगर्दी को कहा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड बात क्या है कि ये तो मुसलमान ही होता है दहशतगर्द। कोई अगर गोरा करेगा ना तो वो साइकोलॉजिकल मरीज़ था बेचारा, उसको कोई ज़हनी परेशानी थी, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो दहशतगर्द होता ही सिर्फ मुसलमान है। तो इस तरह एक अनडिफाइंड किस्म की उन्होंने जंग शुरू कर दी। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, सिलिकॉन वैली जो है उसके तमाम बड़े हेड्स को बुलाया गया था। अब गूगल बन चुका है इस वक्त, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट तो ऑलरेडी है। माइक्रोसॉफ्ट के हेड्स को आप देखें, को फाउंडर्स को देखें, सब ज्यूज़ थे वो। गूगल के हेड्स को देखें, ओनर्स को देखें, ज्यूज़ हैं ये भी। और यहाँ पर एक इंटरनेट अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, और उसका काम क्या था, उन्होंने कहा था कि इंटरनेट को ना ऐसे अब करो, इंटरनेट को ऐसे दुनिया में फैलाना है अब कि लोग जो है ना वो खुद उसके अंदर अपना डाटा इनपुट करें। इससे पहले इंटरनेट क्या था,
आप लोगों ने तो कम ही यूज़ किया होगा, शायद ही किसी से सुना होगा कि क्या है, वरना अदरवाइज या खबरों की वेबसाइट होती थी वो, या आपने कोई अपनी ईमेल देख ली, या कोई चीज़ होती थी। आप इंटरैक्ट कर रहे होते थे, आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते थे। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया था, पैदा हुआ था, वेब 2.0। वेब 2.0 का कॉन्सेप्ट ये था, अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का है तो वेब डेवलपमेंट के अंदर वेब 2.0 भी होता है। प्राइमरी कॉन्सेप्ट ये था उसका कि यार ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाओ जो यूज़र ड्रिवन हो, यूज़र ड्रिवन हो। तो आप देखेंगे ये 2000s के अंदर ना राइज शुरू होता है फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। 2000s के अंदर यूट्यूब खुद क्या है? खुद कुछ भी नहीं है। जब तक हम, मैं, आप और हज़ारों लोग, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो उसके अंदर कंटेंट नहीं ऐड करेंगे। फेसबुक खुद क्या चीज़ है? फेसबुक खुद कोई मज़े मज़े की कार्टून बना के भेज रहा होता है, या कोई मीम्स बना रहा होगा, या कुछ भी नहीं कर रहा होगा वो। इंस्टा क्या करता है? टिकटॉक क्या करता है? सारे प्लेटफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट ये था कि यूज़र ड्रिवन हो, यूज़र्स खुद ही उसको करें, इतना एडिक्टिव हो जाए कि बजाय ये कि हम पूरी दुनिया के ऊपर, कौन कर सकता है पूरी दुनिया के ऊपर जासूसी? कौन कर सकता है जासूसी? और शुरू का जो टाइम था ना, वो हमें सबको ये सिखाया जाता था, बताया जाता था। ये मैं इससे पहले की बात बता रहा हूँ, सोशल मीडिया की दुनिया से पहले। कभी भी इंटरनेट पे अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी। तो ईमेल एड्रेस भी साइन अप करते थे ना, नाम गलत, फादर्स नेम वो भी गलत। हमें तो वैसे भी नहीं समझ लगती कि यार ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम को कैसे डिवाइड करना है, हमने कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है हमने, राइट? तो डेट ऑफ बर्थ भी गलत, एड्रेस तो हमेशा गलत लिख रहे हैं, बल्कि अमेरिका का ही लिखना है एड्रेस। तो ईमेल एड्रेसेस हम ऐसे बनाया करते थे। वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। सोशल मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, इट इज़ ओके कि अपनी चीज़ें पोस्ट करें, आप अपनी चीज़ें आप अपलोड करें, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। पिक्चर्स अपलोड करें, अपनी तस्वीरें अपलोड करें, अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करें। मेरे फ्रेंड्स के साथ पिक्चर हो गई, मेरे फलाने के साथ पिक्चर हो गई, मेरे इसके साथ, हम उधर जा रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं, मैं इस कंपनी में जॉब हो गई है मेरी, मैं इधर से इनसे मिला, ये देखो ये हो गया। फिर ऐसा ऐसा करके क्या हुआ, फिर हमारे पास तो एआई अब जाके आया ना, 3-4 साल पहले। एआई उन्होंने पहले से यूज़ करना शुरू कर दिया। पिक्चर अपलोड होती थी, वो डिटेक्ट कर लिया करता था कि आपकी शक्ल है, तो वो आपको टैग कर लिया करेगा, वो आपकी पिक्चर अपलोड हुई है, आप भी कुछ उसको रिप्लाई करें, कुछ करें, कुछ होना चाहिए ना, बात होनी चाहिए। कोई आप लाइक करें, कुछ करें, कोई आगे किसी और के साथ रीशेयर करें, ये आपकी वॉल है, उसके ऊपर आप जो लिखना चाह रहे हैं लिखें, इस तरह करके। तो दिल खोल के बात करो इस तरह करके। ये कैसे पता लगेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं? पहले वक्तों में टीवी कैसे होता था या रेडियो कैसे होता था? मोनोलॉग कम्युनिकेशन थी ना, वन साइड की कम्युनिकेशन हो रही है। बेहतरीन ड्रामे भी लगते थे जब हम लोग छोटे थे, टीवी देखते थे, तो एक ड्रामा भी कोई लग रहा है तो उसके अंदर एड्स आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि किसने देखा? ये तो पता है कि बहुत मशहूर हुआ है, बहुत पॉपुलर है। जिस ड्रामे जो ज़्यादा पॉपुलर, की मूवी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, उसके शोज़ ज़्यादा बिक रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता लग रहा है कि इसने देखा, इसने देखा, इसने देखा, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा? ये कैसे पता लगेगा? वो तो नहीं पता लग सकता। तो लिहाजा टीवी कैसे आना शुरू हो गए अब हमारे पास, जो प्रोफाइल्स बनी होती हैं उसके अंदर। आपने ये प्रोग्राम इतना देखा, रिज्यूम कर सकते हैं आप यहाँ से, कितना अच्छा आइडिया ना। आप रिज्यूम करें वहाँ से, आप उसको किसी और को रेकमेंड कर सकते हैं। आप लोग इंटरएक्टिव हर चीज़ हो गई, हर चीज़ इंटरएक्टिव हो गई। आपकी पसंद के मुताबिक आपको कंटेंट पेश किया जाएगा। बुनियादी तौर पे हो ये रहा है कि मैस लेवल के ऊपर पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका। लोगों को लगे कि वो आज़ाद हैं, लोगों को लगे वो आज़ाद हैं कि मैं जो मर्ज़ी बात कहना चाह रहा हूँ, देखो मैंने अपलोड कर लिया और कोई ऐसी बात नहीं हुई। जहाँ पर किसी की बात को रोकना होगा तो बड़ा आसान काम है। क्या आसान काम है? हम एल्गोरिथम ही ऐसा बना लेंगे कि उसका कंटेंट ऊपर जाएगा ही नहीं, कहानी ख़त्म। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। कोई बहुत ही बात ऊपर चली गई तो चैनल एकदम से हम बंद कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से? उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो डॉक्टर सार अहमद के नाम का एक चैनल बना था। ज़ाहिर बात है तो उनके वो तो बहुत पहले फौत हो गए थे ना, उनको तो फौत हुए हुए 16 साल होने को आ रहे हैं, अप्रैल में 16 साल हो जाएंगे। तो उनका एक चैनल जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, और ये तब की बात है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स की कि जब जनरली स्पीकिंग यूट्यूब के ऊपर बहुत कम चैनल्स थे आज की निस्बत। अब तो बहुत चैनल्स हो गए ना, बहुत कंटेंट है। और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और वो चैनल जो है वो उन्होंने पुल डाउन कर दिया। कितनी रिक्वेस्ट कहीं कि नहीं, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं, कोई हेट मटेरियल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। बस उन्होंने क्योंकि यहूदियों का जिक्र किया हुआ है, काफिरों का जिक्र किया हुआ है, तो इसलिए लिहाजा जाए वो कोई रिस्टोर नहीं हो सका, वो कोई रिस्टोर नहीं हो सका।
मैं खुद जो हूँ ना, मैंने एक और प्लेटफॉर्म था वीमियो के नाम का, मैंने उसको किया हुआ था कि नहीं ये यूट्यूब से हट के, यूट्यूब तो डायरेक्ट गूगल ओन करता है और ये तो वो यहूदी कंपनी है और ये वो फलाना वो, तो मैं वीमियो के ऊपर करता हूँ वगैरह। वो मेरा यूट्यूब पर तो चैनल फिर भी चल रहा है, मेरा वीमियो वाला चैनल उन्होंने पुल डाउन कर लिया कि आपने LGBT के ख़िलाफ़ बात की है, हेट की बात की है। हालांकि मज़े की बात यह है कि मैंने कभी और किसी और मौके पे बहुत सारी बातें बोली होंगी, लेकिन जिस वीडियो को उन्होंने टैग किया ना, मैंने उसको अपने पास सारी बातें ऑफलाइन पढ़ा होता है, तो मैंने बार बार उसको सुना। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ जिक्र किया था कि ख़बरों में ये खबर आई है कि ये हुआ है, तो मैंने तो उसके जुमला बोला ही नहीं। मैंने अपना ही ट्रांसक्रिप्ट पकड़ के उनको ईमेल डाला कि मैंने तो ये बात बोली है, इसमें तो हेट्रेड की बात ही नहीं हो रही। और इत्तेफाक से वो जुमला ऐसा था कि जो कि न्यूट्रल जुमला था खबर का जिक्र करते हुए, लेकिन बस आपने कर दिया तो लिहाजा पूरा का पूरा मेरा चैनल जो था वो पुल डाउन हो गया वाला। तो पॉइंट मेरा समझाने का ये है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, ठीक है। हम इस वक्त जितना मर्जी समझ लें कि यार ये पेड प्रमोशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू एंड आई आर जस्ट समवन। किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? उसके अंदर जिस तरह से वो पूरी हम लोग एक वर्चुअल रियलिटी, एक आप फेक दुनिया के अंदर शो करते हैं ना कि वो जिंदा हैं और उसी के अंदर जी रहे हैं, मेरे और आपकी दुनिया भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनती जा रही है। सुबह से शाम जो हमारा होगा, हमने मोबाइल्स पे ज़िंदा रहना है, ऐप्स पे ज़िंदा रहना है, और कैसे कैसे ये चीज़ बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। यार ये कौन सा AC लगाया हुआ आपने? मेरा जो AC आया है ना वो तो मोबाइल में ऐप है उसकी, तो मोबाइल में ऐप है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो मैं उसको रिमोटली, मैं अभी घर पहुंचा नहीं हूँ, मैं पहले से उसको ऑन कर लूँगा, ठीक है। TV ऑन ऑफ हो जाएगा, आपके फ्रिज जो है वो आपके उसके कंट्रोल हो रहा होता है, उसके साथ आपके माइक्रोवेव जो हो गए, अप्लाइंसेज हो गई, तो एक कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी के अंदर IoT का कॉन्सेप्ट आ गया ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए आप हर चीज़ को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। आप हर चीज़ को, घर का गेट भी उससे जुड़ जाएगा तो फलानी चीज़ हो जाएगी, कैमराज उसके साथ जुड़ गए, वॉइस कंट्रोल आपकी चीज़ें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये ChatGPT आ गया, तो अब आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, अब आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ वो सब कुछ हम ही आपको करके देंगे, सब कुछ हम आपको कर देंगे, बस आप सिर्फ इजहार करें। अभी भी मैं और आप कहेंगे यार अब टाइप कौन करे इतना लंबा जुमला, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन जुमला लिखे है ना, बस बोल दो यार। अच्छा मैं कैसे बोलूँ, आई वॉन्ट टू दिस, नहीं यार छोड़ो इसे, उर्दू में बोल लो, आप अपनी ज़ुबान में बोलो, हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे बात को, आप सिर्फ बात करो बस अपनी। दुनिया की प्रोग्रेशन जो है वो बिल्कुल इस तरफ जा रही है। देखिए जो दज्जाल के फितने है ना, उससे मुतालिक वो एक अलग टॉपिक है, या वो एक अलग सीरीज़ है पूरी, ठीक है, दज्जाल के फितने, और ख़ास तौर पे उसको मॉडर्न दुनिया के हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट करें। ये नहीं कि बस वो से एक आंख हो गई, अच्छा आगे चलते हैं अगले सफ़र, उसकी सवारी जो है वो गधा होगा, बस ठीक अगले सफ़र पे चलते हैं, अच्छा जी अगले पेज पे जाते हैं, वो दिन रात में यूँ सफ़र कर लेगा, बस ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं हम लोग, वो बारिश, आसमान को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएगा। ये हदीस जो है ना इस तरह इंटरप्रेटेड नहीं है, इनकी एक मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है वाला। अभी हम थोड़ा सा इसी को आगे लेके चलते हैं। तो हो सकता है कि मे बी आज से 3 महीने पहले अगर मैं कहूँ कि ये डेवल वर्शिप करते हैं, ये फलाने करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो कुछ बातें ना आप लोगों को बड़ी अजीब सी लगेंगी कि थोड़ा सा ज़्यादा ही खींच लिया सर ने, इतना भी नहीं होता। तो अभी एक बंदा है जिसकी फाइल्स अपलोड हुई हैं, ठीक है, जेफरी एप्स्टीन की, जिसकी फाइल्स अपलोड हुई हैं। अच्छा तो एक तो हो गया ना दिलचस्पी उसके अंदर, और उसकी मिलियंस ऑफ फाइल्स अपलोड हुई हैं, ठीक है, और ये दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द डाटा, 40% मजीद डाटा वो अभी भी उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसको अभी रिलीज़ नहीं किया। तो उसके ज़रिए अगर आप ये देखें ना कि एक होता है इंटरेस्ट, ये देख लिया कि अच्छा वो देखो मोदी के बारे में आ गया, वो फलाने के बारे में जिक्र आ गया वो, लेकिन अगर आप इन बिटवीन द लाइन समझे ना तो ये हो क्या रहा था। खुल के मैं बात ज़रा बताऊँ आप लोगों के आगे, पेडोफाइल्स कौन होते हैं? पेडोफाइल्स कौन होते हैं? जो अपने लस्ट, अपना सेक्स की जो वो है ना चाहत है ना, वो पूरी करते हैं छोटे बच्चों के साथ। नेचुरल अट्रैक्शन कहाँ होती है बच्चों के साथ इस चीज़ की? आपको एक छोटा बच्चा, छोटी बच्ची चंद साल के होंगे, वो आपको क्यूट और सेंस में लग सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि आपका लस्ट जागे उसको देख के और आपका उसके साथ ये करने को दिल करे। वो तो बेचारे, उनकी तो बॉडीज भी डेवलप नहीं हुई होती हैं अभी। तो ये इनके क्या, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन
इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग, इतने ज़्यादा पॉलिटिशियंस, और ब्रिटिश रॉयल फैमिली भी, जिसको फिर बाद में किंग चार्ल्स ने क्या कर दिया, उसे डिसोन करवाया कि नहीं, ये इसका टाइटल वापस ले लिया है, जो ड्यूक था उनका, उसका टाइटल वापस ले लिया है। ये लोग सारे के सारे। और आप में से किसको पता है कि बिल गेट्स की डाइवोर्स हो गई थी? किसी को ये बात नहीं पता होगी कि जब बिल गेट्स की डाइवोर्स हुई थी ना, तो वन ऑफ द रीज़न जो पब्लिक आए थे ना, उसमें से जेफरी एप्स्टीन की इन्वॉल्वमेंट भी थी। अब बात ये होती है ना कि ये खबर आजकल की नहीं है, इस खबर को 7-8 साल हो गए हैं। ये शायद सबसे पहले कन्विक्ट हुआ था 2013 या 14 में। उसने तो खुदकुशी किए हुए, अगर खुदकुशी की थी तो किए हुए, तो उसको 6-7 साल हो गए हैं। तो हम असल में ना, हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमें दाएं बाएं कुछ पता नहीं होता, सिर्फ जॉब की पता होता है, यूनिवर्सिटी का पता होता है, और अपने कोई नई मूवी या कोई इंटरेक्टिव चीज़ आ रही है, वरना ये ऊपर वाला दिमाग हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत हद होगी तो इस्तेमाल करेंगे, तो कहाँ करेंगे? गूगल से पूछ रहे होंगे, उसी चैट जीपीटी से पूछ रहे होंगे, वो आपको हिदायत देगा, वो आपको समझाएगा। नॉट एट ऑल, वो आपको देगा, वो आपको बताएगा। उसने तो पूरी प्रोफाइलिंग की हुई है आपकी। तो आपके पास जो है वो खबरें अगर ऐसी हो ना, तो ये सब लोग, इन तमाम खबरों को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो ये आखिर बीमारी क्या थी इन लोगों की? इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग हो गए, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इनके पास तो आप कह सकते हैं ना कि बुरा फेल करना है तो इनके पास तो कोई लड़कियों की कमी नहीं होगी, पैसा फेंको और इनको मिलते रहेंगे। लेकिन ये काम क्यों कर रहे हैं फिर कि आइलैंड के ऊपर जाके वो बच्चों को भी लेके जाएंगे, बच्चों को मिसयूज़ किया जाएगा, या होमोसेक्सुअलिटी में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये सब कुछ उसी वजह से है कि ये जो फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी की पावर्स हैं, ये डेवल वर्शिप है। ये जब तक आप गुनाह नहीं कर रहे होंगे तब तक, देखें, दो चीज़ों का फ़र्क होगा। एक ये कि एक लड़का लड़की जो है ना वो बदकारी करते हैं, लेकिन कर दोनों खुश हैं उससे, दोनों रजामंद हैं। गुनाह तो वो भी हुआ। एक होता है कि किसी का रेप होना, वो भी गुनाह, लेकिन आपने दूसरे के साथ इतना जुल्म किया, वो यकीनन ज़्यादा हायर एलिवेशन का होगा। एक मासूम बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज़ें करना, ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये सब कुछ उससे रिलेटेड है। आप में से कोई नहीं बॉदर हो रहा होगा इस चीज़ के अंदर, लेकिन ज़रा उसके बैंक अकाउंट्स की डिटेल देखें। बाइबल के अंदर एक सेटन का जिक्र आता है, वन ऑफ द सेटन्स का, उसका नाम है बाल, और इसके बैंक अकाउंट्स या कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर ना वो बाल के नाम यूज़ हुए हैं, सेम नाम यूज़ हुए हैं। ये इट इज़ नॉट अबाउट सिर्फ और सिर्फ लज्जत और वो उसके लिए, लस्ट के लिए। इट इज़ ऑल अबाउट ये जो सैटेनिक वर्शिप जो है ना, ये उसका उससे ताल्लुक़ है। शैतान को इन्होंने खुश करना है। तो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ खुल के आई है सामने, लेकिन इससे फ़र्क कितना पड़ जाएगा आप लोगों के ऊपर? कोई ज़्यादा नहीं। क्या सुबह शाम पे फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? हाँ, मालूमात में इजाफा हो गया कि एक थोड़ी सी बात हमें और नहीं पता लग गई। मज़े की बात यह है कि ये सब कुछ जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ज्यूज़ नहीं कर रहे। जैसा मैंने ज़ायनिज़्म वाली बात की, एक और एंगल की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस है ना, ख़ास तौर पे जो सेक्ट अमेरिका के अंदर डोमिनेट करती है और ब्रिटेन में करती है डोमिनेट, ये इसको ज़्यादा लीड कर रहे हैं। उनके नज़दीक भी क्या है कि वो जब एंड में मसीह ने आना है, मसाया ने आना है, वो किस पे आएगा? मानते तो वो उसी कोई किताब को है ना, बाइबल को तो वही मानते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि वो दुनिया के हालात जल्दी पैदा हों वो वाले, कि मसीह आए, वो जो उन्हें वर्ल्ड डोमिनेंस की तरफ लेके जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, यानी कि क्रिश्चियंस ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं उसकी निस्बत। मस्जिद अक्सा को आग लगाई थी एक क्रिश्चियन फैनेटिक ने, यही समझते कि ये गॉड की तरफ से मैं ये कर रहा था, ऑन बिहाफ ऑफ मैं गॉड कर रहा था, ताकि ये ख़त्म होगा, ये जलेगी, ख़त्म होगा और थर्ड टेम्पल हम बना सकेंगे ना, तब जाके फिर वो मसीह ने आना है। तो ये सारी की सारी जो ख्वाहिशात और आरज़ू है ना, ये उसके लिए है। दुनिया ऑलरेडी इस तरफ जा रही है कि वो कह सकते हैं ना कि वन यूनिट की तरफ जाते जा रहे हैं, कि इस कदर सेंट्रलाइज्ड हो गई है पावर्स ये वाली, इस कदर सेंट्रलाइज्ड कि आप यकीन करें कि हम बात कर रहे हैं, हमारे माइक सुन रहे होते हैं हमें, हमारे कैमराज हमें देख रहे होते हैं, हम जो ऐप इंस्टॉल करते हैं हम तो कहते हैं बस फ़ौरन इंस्टॉल हो, यस 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 पर आगे चलो आगे चलो।
उसके पास फुल कंट्रोल होता है कि आपकी हर वक्त ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी पिक्चर्स आपकी अवेलेबल होती हैं, सब कुछ आपके पास होता है। इनॉर्मस नॉलेज आपके पास मिल रही होगी। ये वो कंट्रोल मिल जाएगा, ये टूल के तौर पे साइंटिफिक रास्तों से कंट्रोल मिलेगा जब इवेंचुअली आएगा मसीह दज्जाल आएगा। जब वो आएगा तो उसके पास स्टेज सारा तैयार होगा। ये सारे टूल्स, सारे हथियार, सारे साइंटिफिक नॉलेज जो बेखुदा साइंसी इल्म है जिसके अंदर खुदा का कोई जिक्र नहीं है, ये सब कुछ जो है वो उसका टूल बनेगा ये। और बनी इसराइल वो जो कि अल्लाह ताला की एक महबूब चुनी हुई उम्मत थी, वो उस मकाम से बिल्कुल ही आलाकार और बिल्कुल ही सोल्जर्स बन के रह जाएंगे शैतानी ताकत और दज्जाल की। अल्लाह करे कि हम जैसे लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत अल्लाह करे कि अल्लाह हमें कोई थोड़ा फ़हम, थोड़ी अकल, थोड़ा शऊर अता करे, हम बातों को असल पर्सपेक्टिव में समझ सकें और हम लोग जो हैं वो फिर उसके मुताबिक कुछ अपनी लाइफ को कमिट कर सकें। क्योंकि मसला ये होता है कि जो मर्ज़ी आप कर लें, जितना मर्ज़ी सोच लें मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, अब मैं ये करूँगा, वो करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस हर उम्मत का एक फ़ितना होता है, एक कमज़ोरी होती है उसकी। मेरी उम्मत का फ़ितना जो है वो माल है, पैसा है। तो ये हर हायर एम्बिशन छोड़ देंगे कि यार वहाँ से पैसे ऐसे मिल रहे थे तो छोड़ो इसे, वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं मुझे, या बाहर की दुनिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, या ये है। तो दुनिया की कशिश जो है ना वो आपको इस तरफ ले आएगी। दुनिया की कशिश आपको सीधे रास्ते से रोक रहेगी। अल्लाह करे कि हमें साबित कदमी अता हो। और फिर अगली बात सोचने वाली वही है जो उन्होंने सवाल किया कि फिर उससे निकलने का रास्ता क्या होता है, ये क्या किया जा सकता है उसके लिए। तो कुछ उस तरफ भी हमारा दिमाग चले और हम उस तरफ भी कुछ चीज़ करने की तरफ माइल हों। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।